नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं देश का मूड मीटर। 10 साल में 50वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पीएम मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा है। चुनाव से पहले जब भी वाराणसी लोकसभा सीट की बात होती थी तो मुद्दा यह होता था कि मोदी कितनी बड़ी जीत हासिल करेंगे। लोगों की जीत हार की बात होती है, मोदी की जीत का मार्जिन मुद्दा बनता है। चुनाव बाद भी मुद्दा बदला नहीं। मोदी की जीत के घटे हुए मार्जिन को लेकर विपक्षी नेता हमलावर हैं। 2019 में 4,79,505 वोटों से जीतने वाले मोदी 2024 में 1,52,513 वोटों से जीते। अब विपक्षी नेता मोदी की जीत के कम हुए मार्जिन के पीछे की कई वजहें गिना रहे हैं और बता रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता बारी बारी से ये गिना रहे हैं कि अयोध्या की तरह वाराणसी में भी जिन लोगों की जमीन विकास के नाम पर ली गई, उन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। काशी के घाटों से लेकर गंगा की सफाई तक, स्वास्थ्य से लेकर स्वच्छता तक, हर मुद्दे पर विपक्षी मोदी को घेर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे विपक्षी नेताओं ने मोदी को घेरने के लिए अयोध्या वाला कार्ड चला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो सवाल जिनका जवाब आपको देना है। जवाब देने की प्रक्रिया आपको पता है, क्यूआर कोड स्कैन करना है और हमें जवाब के ऑप्शंस सेलेक्ट करके भेज देने हैं। पहला सवाल, बीते 10 सालों में वाराणसी में हुए विकास कार्यों को आप कैसे देखते हैं? और इसके लिए आपके पास ऑप्शन होंगे। मोदी ने वाराणसी का कायाकल्प कर दिया, ए। विकास हुआ लेकिन स्पीड स्लो, बी। वाराणसी का विकास सिर्फ दिखावटी है, ये सी ऑप्शन है। तो आपको जो सही लगता है स्कैन करिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, हमको भेज दीजिएगा। सवाल नंबर 2, 2027 के चुनाव में मोदी योगी बाजी पलट देंगे? ऑप्शंस हैं, बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, ए। राह मुश्किल लेकिन जीत तो मिलेगी, बी। यूपी में इंडी की सरकार बनेगी, ऑप्शन सी। सेलेक्ट कीजिए और बताइए आपकी राय क्या है। बहुत जल्द हम बताएंगे कि रुझान क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अयोध्या में बीजेपी की हार से विकास के काशी मॉडल की चमक फीकी पड़ी है क्या? आपको क्या लगता है? हां, चमक फीकी पड़ी है, ए। बिल्कुल नहीं पड़ी है, बी। या इस बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, सी। सेलेक्ट कीजिए और बताइए। बहुत जल्द हम इस बारे में आपका क्या नजरिया है, रुझान क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर असल में आप देखें तो चुनाव के दौरान विपक्ष ने जातीय जनगणना, आरक्षण वाला मुद्दा उठाया तो मोदी ने उनकी धार कुंद करने के लिए 4 जातियों का जिक्र किया था। ये 4 जातियां मोदी के ज्ञान में सिमटी हुई। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए से अन्नदाता और एन फॉर नारी। मोदी सरकार के एजेंडे में इन्हीं का विकास प्राथमिकता रहा। इसीलिए वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले ज्ञान के दायरे में आने वाले अन्नदाता को मजबूत करने वाला काम किया। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की और एक ही झटके में देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। हालांकि किसानों को मोदी की यह मदद विपक्ष को बहुत छोटी लगती है। विपक्ष यह भी दावा करता है कि जिस किसान सम्मान सम्मेलन में मोदी ने किसानों को यह सौगात दी, उसमें शामिल सारे किसान दिखावटी हैं। मोदी को वाराणसी से चुनौती देने वाले इंडी उम्मीदवार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया था कि असल किसान तो वो हैं जिनकी जमीन काशी में विकास के नाम पर ले ली गई और मुआवजा तक नहीं दिया गया। किसानों की जमीन जा रही है जो मां के समान है, जबरदस्ती जमीन ली जा रही है, बिना कम मुआवजा देकर परेशान किया जा रहा है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट नगर के लोग हैं, उनको 97 का मुआवजा दे रहे हैं। वो 1 बिस्सा 2 बिस्सा के काश्तकार बेचारे कहाँ जाएंगे? वो मर जाएंगे। हालांकि अजय राय को सबसे पहला सवाल अपने नेता राहुल गांधी से ही पूछना चाहिए था, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वाराणसी से प्रियंका लड़ती तो मोदी लाखों वोटों से हारते। इसका मतलब तो यह हुआ कि अजय राय को उनके नेता राहुल गांधी ही मजबूत और सूटेबल कैंडिडेट नहीं मानते। बहरहाल विपक्ष की जिम्मेदारी सवाल उठाते रहने की है और इसका जवाब तो तलाशना ही चाहिए कि क्या काशी के किसानों के साथ धोखा हुआ है।
अजय राय ने काशी में विकसित किए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर का जिक्र किया और दावा किया कि यहां किसानों को मुआवजा नहीं मिला। हमने पड़ताल की तो यह जानकारी मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर में कुल जमीन जो है वो 82 हेक्टेयर है और 48 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर ली गई। इस योजना में अब तक 34.42 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए भी जा चुके हैं। वाराणसी के गंजारी में जो इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है उसमें भी जमीन अधिग्रहण पर 998.40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और कोईराजपुर में जो वर्ल्ड सिटी बन रही है उसके लिए 245 एकड़ जमीन अक्वायर की गई है और 1626.72 करोड़ रुपए सिर्फ मुआवजे पर ही तो खर्च किए जा रहे हैं। लालपुर में मिडी सिटी के लिए 200 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई और 1619.43 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। सारनाथ में जो वैदिक सिटी बनाई जा रही है उसका एरिया है 204 एकड़ और जमीन लेने के लिए 1090.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में हार के बाद भी विपक्षी नेताओं ने कहा था कि मुआवजा नहीं पाने वाले किसानों की हाय बीजेपी को लगी, लेकिन बाद में शासन प्रशासन और खुद अयोध्या के लोगों ने सामने आकर कैमरे के सामने कहा था कि मुआवजा नहीं मिलने वाली कहानी झूठा नैरेटिव था। सवाल यह है कि क्या विपक्ष वाराणसी में जो मुआवजे वाला कार्ड खेल रहा है यह भी उतना ही आधारहीन तो नहीं? कहीं विपक्ष इस मुद्दे के जरिए काशी के साथ मोदी के रिश्ते को कमजोर करने का मौका तो नहीं देख रहा है? सवाल यह भी है कि विपक्ष के इस दांव से विपक्ष के नेता गंगा पुत्र मोदी और गंगा किनारे बसने वाली काशी के कनेक्शन को कमजोर कर देंगे क्या? क्या लोकसभा में वाराणसी के आसपास की सीटों पर बीजेपी को विपक्ष ने जो हार वाला जख्म इस बार दिया है वो 2027 के विधानसभा चुनाव में नासूर तो नहीं बन जाएगा? अयोध्या में जीत के बाद इंडी गठबंधन का हौसला बेशक बढ़ा है। पूर्वांचल में मिली कामयाबी को भी इंडी गठबंधन इसी तरीके से देख रहा है, गिना रहा है, बता रहा है कि धर्म को केंद्र में रखकर बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स की है वो राजनीति जनता ने नकार दी। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मोदी योगी की जोड़ी ने अयोध्या और वाराणसी में विकास का जो मॉडल गढ़ा है, क्या लोकसभा के रिजल्ट के चलते उन्हें नए सिरे से मिशन 2027 के लिए नया सूत्र गढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले काशी की चुनावी लड़ाई को लेकर तंज करते हुए कहा था कि लड़ाई तो सिर्फ क्योटो में है। असल में वो काशी को क्योटो के तौर पर बुलाते हैं क्योंकि एक समय यह कहा गया था कि काशी को इतना विकसित किया जाएगा कि क्योटो से वो कदमताल करती हुई दिखाई देगी। बहरहाल रिजल्ट के बाद उनके सांसद अब बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं कि भला हो योगी जी का जिन्होंने काशी को बचा लिया, वरना खेल ही हो जाता। संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। अफजाल अंसारी का बयान विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक चाल है और इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष को कोई भी चाल चलने से पहले 21 नवंबर 2021 को सामने आई उन तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। सीएम योगी के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ। सोशल मीडिया पर सीएम योगी ने इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जो लिखा था वो एक बार फिर स्मरण करना चाहिए। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। अयोध्या का रिजल्ट कार्ड लेकर काशी में घूम रहे इंडी के नेताओं को इन पुरानी तस्वीरों को फिर से समझना होगा। यह भी याद रखना होगा कि कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी योगी ने विपक्ष के हर दांव को ध्वस्त करके बड़ी
जीत हासिल की। बेशक लोकसभा चुनाव में रिजल्ट के बाद मोदी योगी के सामने यूपी की डगर मुश्किल है, लेकिन मिशन 2027 के लिए नई रणनीति बनाई जा सकती है, नए सूत्र गढ़े जा सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद मोदी और योगी दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की आरती में शामिल होंगे। विपक्ष का दावा है कि बीते 10 साल में गंगा और गंगा घाट दोनों की ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ, लेकिन जिस घाट पर मोदी आरती करेंगे उसी दशाश्वमेध घाट की बदली हुई तस्वीर के बारे में विपक्ष को पता भी होना चाहिए था। पता होना चाहिए था कि पहली बार पीएम पद संभालने के बाद नवंबर 2014 में ही नरेंद्र मोदी खुद फावड़ा उठाकर 80 घाट की सफाई में जुट गए थे। नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट और खिड़कियां घाट के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रख दी थी। जुलाई 2022 में पीएम ने पुनर्विकसित खिड़कियां घाट के फेज 1 का इनॉग्रेशन भी कर दिया था। यही घाट अब नमो घाट के नाम से जाना जाता है। जुलाई 2022 में पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट प्लाजा का उद्घाटन किया था। साथ ही पीएम ने 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट चलाने का भी उद्घाटन किया था। दिसंबर 2015 में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो अबे ने दशाश्वमेध घाट पर सूर्यास्त पर होने वाली अद्भुत गंगा आरती में शामिल होकर दुनिया को दिखाया कि भारत के इन घाटों की परंपरा कितने कमाल की है। मार्च 2018 में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नाव में बैठकर 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक का सफर तय किया था। तो वहां विकास के संदर्भ में किन लोगों ने सूटेबिलिटी के हिसाब से आंखों में पट्टी बांध ली है, या जो लोग कह रहे हैं क्या विकास के संदर्भ में और मुआवजे के संदर्भ में जब वो बातें कह रहे हैं तो उनके पास इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ तथ्य भी हैं, तर्क भी हैं। विकास की इन उपलब्धियों के बीच भी सवालों की गुंजाइश लगातार बनी रहती और विपक्ष की जाहिर है भूमिका भी यही होती है कि जहां सरकार की नजर नहीं जा पा रही हो उन मामलों को, उन तस्वीरों को भी सामने रखा जाए। लेकिन कम से कम काशी के बारे में सवाल यह है कि क्या यहां विकास की कहानियों को विपक्ष जबरदस्ती बैकग्राउंड में डालने की मुहिम में जुटा हुआ है? जो सामने सामने नजर आ रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, क्या उसको नकारा जा रहा है? बेशक 2024 की चुनावी लड़ाई के बाद सबसे ज्यादा अयोध्या के रिजल्ट की चर्चा है, लेकिन अयोध्या और काशी के फर्क को समझने में विपक्ष कोई भूल कर रहा है क्या? करते हैं इन तमाम सवालों पर अपने साथ जुड़े मेहमानों के साथ चर्चा और समझने की कोशिश करते हैं कि काशी को क्या वाकई जैसा विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ, मुआवजों को लेकर कुछ नहीं किया गया है, धांधली हुई है, क्या हुआ है? या जो बातें सामने दिखाई दे रही हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, उनको भी प्रमाणों की आवश्यकता है क्या? शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुजाता पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, राजनीतिक विश्लेषक। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके काउंटर के लिए धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और इसके अलावा विवेक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले तो यही समझ लेता हूं कि अगर किया गया है और सामने दिख रहा है तो कैसे नकारा जा सकता है और क्यों नकारा जा रहा है? शिवम, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कोशिश की जा रही है कि काशी में विकास नहीं हो। मैं मानता हूं उसकी बानगी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे आंकड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी अगर इसके बारे में 1% भी शक हो तो वह काशी घुमाए और काशी की तस्वीर देख ले। काशी में 2022 में 10 करोड़ टूरिस्ट आए, हर साल 10 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं, हर साल। इतने टूरिस्ट इस समय गोवा में भी नहीं जाते हैं, उसको भी सरपास कर चुका है काशी टूरिज्म। एमएमटी से लेकर, उसके अलावा अगर मैं बात करूं रोड कनेक्टिविटी से लेकर, इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम की अगर मैं बात करूं और तमाम प्रोजेक्ट्स जो हमने किए वो मैं आगे डिटेल्स में जाऊंगा। लेकिन विषय ये नहीं है, अब कोई आदमी किसी की आंखें खराब हो, वो देख ना सकता हो, आप उसका इलाज करके हो सकता है कि आप उसको ठीक कर दे, लेकिन कोई आदमी देखना ही ना चाहता हो और पूर्ण रूप से राजनीतिक तौर पर वो कहना चाहता हो कि काशी में विकास नहीं हुआ, तो मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि इनको वही काशी पसंद थी जहां 2014 से पहले की जो स्थितियां हुआ करती थी, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम में सफाई की स्थिति हुआ करती थी, जिस तरीके से चीजों को वहां पर बेहतर किया गया है, जिस तरीके से कॉरिडोर बनाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर भी कहां रास आया इन इंडिया अलायंस वालों को, आज तक तो गए नहीं।
तो काशी विश्वनाथ धाम की तारीफ कैसे कर देंगे? मजबूरी है इन बेचारों की। शिवम, उनको नजर आ रहा है जहां जहां पर है ये समाजवादी, जो उनको नजर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। उनको नजर ये आ रहा है कि अयोध्या में हार क्यों हुई और यहां पर जीत का मार्जिन इतना कम कैसे हो गया, और उसको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाता है कि कामों को लेकर जो लोग एस्पायर कर रहे थे वैसा ग्राउंड पर डिलीवर नहीं हुआ। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो अयोध्या की हार के जो विषय में बार बार कहा जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सिर्फ अयोध्या तक मत सीमित रखिए। मैं अपने विपक्ष की बात कर रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ अयोध्या में है क्या, या सिर्फ इस देश के हैं क्या? पूरी दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दुनिया रचाई हुई है। पूरी दुनिया के राम है वो। और मैं तो कहता हूं कि हमारी जो 240 सीटें और एनडीए की जो 292 आई हैं, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए 292 की 292 मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित। हमारी 292 और 240 भी उन्हीं की वजह से आई है, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। रही बात खास तौर पर फैजाबाद में हारने की, अयोध्या विधानसभा में हम जीते, फैजाबाद में जो हम हारे, मैं मानता हूं कि उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन काशी पर आइए, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्या काशी को लेकर और यहाँ जो सिमिलैरिटीज के हिसाब से जो एलिगेशन सामने आए, एक सेकंड शिवम, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लगभग करीब करीब की हैं, अगर वहां चले जाएंगे तो कहीं भटकाव ना हो। एक्विजिशन को लेकर, मुआवजे को लेकर जो बातें कही गई वो यहां पर भी एलिगेशन के तौर पर सामने आई। विवेक बंसल जी को जरा चर्चा में शामिल करता हूं, आपके पास लौटता हूं। विवेक बंसल जी, अयोध्या के बारे में तो यह स्पष्ट हुआ था कि एक नैरेटिव है जो चलाने की कोशिश की गई, कम से कम एक्विजिशन और लोगों को मुआवजा देने के संदर्भ में। अब काशी को लेकर भी यही बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें ऐसे कि पहले के मुकाबले मार्जिन कम हुआ है, या एक सीट जिसको लेकर चर्चा हो रही है तो लगे हाथ कुछ चीजें ऐसी जोड़ दो जो सही है या नहीं है, तथ्य या तर्क हैं, जरूरी नहीं। देखिए गौतम जी, जहां तक प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जो अपना वक्तव्य दिया, वो जिम्मेदार एक राजनीतिक है और जिम्मेदार पद को सुशोभित कर रहा है। तो उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो तथ्यों के आधार पर दिया है। वो वहां के पहले विधायक भी रहे हैं और इस बार भी, और पहले भी यहाँ से संसदीय चुनाव लड़े हैं और इस बार भी लड़े। तो क्या कारण है कि जनता ने के बीच में जो जनसमर्थन था आदरणीय मोदी जी को इतना कम हुआ? देखिए, इनके मूल कारणों पर जाना होगा। कहीं ना कहीं आक्रोश है किसानों के। आपने देखा, आप कहते हैं कि साहब किसानों को आज सम्मान निधि दी जा रही है। यही किसान आज दिल्ली के किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। पंजाब गए तो किसानों ने इनका रास्ता रोक दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और इसी तरीके से आज जो खासतौर से विवेक सर, मैं तो तथ्यों पे जाइए। आपने कहा साहब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में नमन, और उनके माध्यम, उनकी वजह से ये जीत मिली है। तो फिर विकास की बात तो फिर होनी चाहिए, जब मूल का आप जो उसका। सर एक बात बताइए, डेवलपमेंट, नहीं, मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि क्या इन जगहों पर विकास का जो काम हुआ है, क्या अगर वहां मंदिर बने हैं या कॉरिडोर बना है तो क्या उसका असर डेवलपमेंट पर है, सच वहां की तरक्की पर नहीं हुआ है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम पर नहीं हुआ है, वहां पर टूरिस्ट के आने के हिसाब से नहीं हुआ है? कुछ विकास के कार्य हुए हैं, पर गंगा मैया के लिए जो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी जब आए थे कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, तो गंगा मैया का प्रदूषण क्या हुआ? प्रदूषण पे सवाल उठ रहे हैं। जो पैसा खर्च हो रहा है प्रदूषण यथावत और उससे ज्यादा बढ़ रहा है, उसके तरफ सार्थक क्या प्रयास किए गए हैं कि आज गंगा का प्रदूषण समाप्त हो जाए? आज क्या कारण है कि बनारस में, वाराणसी में रोजगार कितने का सृजन हुआ, इसके भी आंकड़े लेकर विवेक बंसल सर, आप जो ये बातें कह रहे हैं मैं लेकर जाऊंगा सवालों के तौर पर, ये लेकर जाऊंगा मैं उधर, लेकिन एक बात का जवाब आप दीजिए कि कोई भी चीज क्या एब्सोल्यूशन में होती है? क्या वो आइसोलेशन में होती है या कंपैरिजन में होती है, कि तुलना के साथ होती है? कांग्रेस के समय या बाकी पार्टियों के समय गंगा जी की स्थिति क्या थी, बनारस के आसपास की स्थिति क्या थी, डेवलपमेंट की हाल क्या था, आज स्थितियां क्या हैं, इसको कंपेयर करेंगे ना आप? या आप ये देखेंगे कि जब भगीरथ ने प्रयत्न किया होगा और गंगा जी उतरी होंगी उस समय स्थितियां क्या थी और आज क्या है? मैं जरा धर्मेंद्र यादव के पास भी इस बात को लेकर जाना चाहता हूं। धर्मेंद्र यादव, मार्जिन का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मेरे आता हूं बंसल साहब, अभी हूं कार्यक्रम में, आप भी हैं मैं भी हैं, आप नोट करके रखिएगा, आगे जवाब दीजिएगा। लेकिन बंसल साहब से एक बात, इनसे धर्मेंद्र यादव से समझ लूं कि यहां पर ये जो तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं और जीत के मार्जिन का हवाला देकर लग रहे हैं, यह भी ध्यान रखा जाए कि जब सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन 95 पे या 99 पर आउट होते हैं ना, तो इतने में क्यों आउट हो गए, ये सवाल उठता है। और बाकी बैट्समैन को लेकर यह सवाल भी नहीं होता कि उन्होंने रन कितने बनाए थे, यही बताता है कि बैट्समैन कैसा है।
दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी को आज ये बताना चाहिए था कि उन्होंने काशी में क्या विकास किया है। जब आप शिवम जी से पूछे तो उन्होंने कहा विकास की बात मैं क्या करूं, जिनके पास चश्मा नहीं है वो देखेंगे कैसे। अरे आप बताओगे तो देश की जनता सुनेगी, हमें मत बताओ, देश की जनता को बताओ। आ रहा हूं सुजाता। अब मैं आपसे बस एक निवेदन करना चाहता हूँ, छोटा सा निवेदन मेरा ये है। जो हमने समाजवादी पार्टी सरकार में सिर्फ काशी में विकास किया था, मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूँ। जो श्री काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र का सौंदर्यीकरण, उसका विस्तारीकरण पहला काम था। दूसरा काम सारनाथ में पावर सब स्टेशन हमने लगाया था। तीसरा काम हमने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कराई थी आपके काशी में। चौथा काम जो बरुआ नदी है, इतने काम करने के बावजूद आप लोगों को वोट नहीं मिले वहां। आप सुन लीजिए, आप सुनिए तो सही, इनको भी तो नहीं मिल रहे हैं। बात उसकी नहीं, आप विकास की बात करें, विकास की बात बता रहा हूं। अगर कुतर्क देना हो तो कुतर्क मैं भी दे सकता हूं। बरुआ नदी का रिवर फ्रंट हम लोगों ने समाजवादी पार्टी सरकार में बनवाया। पीएचयू के आसपास की जितनी सड़कें हैं सबका चौड़ीकरण समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। उसके बाद अब आप काशी के जो रामनगर से सोनभद्र का 4 लेन रोड तो है, क्या आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की सौगातों की बौछार करने के बाद भी जनता वोट नहीं देती? आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, जो मैंने काम किया वो बता रहा हूँ। बाबतपुर से अरे भदोही सर, वो आपकी बहुत लंबी लिस्ट है। आपने पावर की बात की, लेकिन आप पावर में क्यों नहीं आए? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं। आज विकास की बात कर लें, पावर की बात भी करेंगे। पहले विकास की बात आप कर रहे हैं तो विकास ही कर लें। उसके बाद आप देखेंगे जो शहर की सभी सड़कें हैं समाजवादी पार्टी सरकार में चौड़ी हुई। बाबा विश्वनाथ की रसोई का अत्याधुनिकीकरण समाजवादी पार्टी सरकार में कराया गया। सर तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ तो आप ही ने कर दिया। मोदी जी के लिए करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। बिल्कुल नहीं, मोदी जी करते कहाँ है? मोदी जी बोलते हैं, दिक्कत इस बात की है, और उसी को आप डिफेंड करते हैं। नहीं, कहाँ मैं डिफेंड कर रहा हूँ? मैं तो आपकी पूरी लिस्ट आपको पढ़ने दिया मैंने, आपने पढ़ा। मैं तो ये कह रहा हूँ इतना सब आपने किया तो जनता ने वोट नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं सुजाता पांडे के पास एक बात लेकिन समझने के लिए जा रहा हूं। सुजाता जी, बहुत सारा काम किया गया ये कहा जा रहा है, लेकिन गंगा जी की स्थिति क्या संतोषजनक है? क्या वरुणा की स्थिति संतोषजनक है? वरुणा और असी को मिलाकर जो स्थिति जो वाराणसी कहलाती है, क्या देखते हैं आप नदियों के बारे में? क्या संतोषजनक है? देखिए दिनेश जी, अगर हम इस तरह से एक एक काम खुद तो मैं मानती हूँ कि देश क्या दुनिया में कोई भी सरकार हो, चाहे वो कितनी भी सफल हो, हम कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी उसमें कमियां रहेंगी, क्योंकि सुधार की जो स्पेस होता है वो हमेशा हर सरकार में, चाहे कोई भी सरकार कितनी भी वो चाहे वो इंडिया की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी सरकार में मिल जाएगी। लेकिन जब हम ऐसे में एक आप ये कह रही हैं सुजाता जी कि जब कोई स्कीम लाया जाए, जैसे नमामि गंगे लाया जाए, जनता को बताया जाए कि हम इसलिए स्कीम ले रहे हैं, तो साथ में यह भी कह दिया जाए कि इस स्कीम से गंगा जी एकदम स्वच्छ हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ये उम्मीद मत रखिएगा। नहीं, लेकिन देखिए, एटलीस्ट पहल तो हुई, कम से कम वो पहल तो हुई। यहाँ पे तो पहल ही नहीं होती थी। अगर आप क्या बात करते हैं, ये लोग जो बातें करने की, काशी में ये किया, अयोध्या में क्या किया, अयोध्या का क्या हाल था? आप अयोध्या जाके देखते, मच्छर काटते थे, वहां पे सड़कें नहीं थी, एक ऑटो नहीं मिलता था, खाने कुछ नहीं होता था। क्या अयोध्या के का विकास किया था इन्होंने? और काशी क्या थी? पूरे शहर में सिर्फ तारों का जंजाल बिछा होता, रोज नई घटनाएं होती थी, छीन की, मार की, कट्टा की घटना से पूरा काशी परेशान था। और यही कारण है कि काशी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। देखिए, सबसे बड़ी बात दिनेश जी ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। तीसरी बार एनडीए की सरकार इनके सारे कुकृत्य और प्रोपेगेंडा चलाने के बावजूद बन गई है, और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी वाली सरकार दिख रही है। इनका एक भी प्रोपेगेंडा नहीं चला है। ये बात करते हैं काशी के विकास मॉडल की, अरे आप कौन सी मॉडल की बात करते हैं? आप इंडिया के मॉडल की बात कीजिए। दिल्ली में त्राहिमाम मची हुई है पानियों की, लोग इस पूरे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं सुजाता जी। जब एक लीडर जो नहीं, जब मोदी के स्टेचर का एक लीडर, मैम मेरा सवाल बहुत स्पष्ट सा है, मोदी के स्टेचर के एक लीडर को जब जीत हासिल होती है, लेकिन उसके जीत का मार्जिन उतना होता है जो इस बार हम देख रहे हैं, तो क्या विपक्ष जिस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है वो सही इंटरप्रिटेशन है? दिनेश अजय, अगर इंटरप्रिटेशन सिर्फ मोदी के सीट का करेंगे तो ये नहीं होगा ना। मानवता को सब साइड रखने होंगे। आपको इंटरप्रिटेशन तो सोनिया गांधी के गिरते हुए मार्जिन का भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो रायबरेली छोड़ के चली गई। आपको तो अगर मोदी जी के जीतने का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीत के मार्जिन पे अटका हुआ है, तो वैसे तो कांग्रेस की सिर्फ 99 सीटें नहीं आई, और जबकि वो तो कह रहे थे वो सरकार बना रहे, 8,000 रुपए खटाखट दे रहे, जनता को दिग्भ्रमित किया, इतना सारा तुष्टिकरण का एजेंडा चलाया।
तो आप ऐसे नहीं चल सकते कि सिर्फ एक ही व्यक्ति पे सारे मापदंड लागू होंगे और विपक्ष पे कोई भी मापदंड लागू नहीं। क्यों कर्नाटक के मॉडल की बात नहीं होनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल की बात बढ़ गई, कि आपकी गारंटियों की बात हो रही है? क्यों बंगाल का मॉडल की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर बीजेपी को कोई वोट देता है तो उसके नेता से लेकर हर एक मॉडल की बात होनी चाहिए। किस मॉडल को जनता सब्सक्राइब कर रही है बड़ा मुद्दा है। शिवम त्यागी इधर जो अभी लिस्ट पढ़ी अभी यादव जी ने, वो तो बहुत लंबी लिस्ट पढ़ी है। एक सेकंड शिवम से ये जवाब लेने में जाना चाहता हूं। क्या एज अ पॉलिटिशियन आप ये भी देखते हैं कि कितना भी डिलीवर कर लो कई बार जनता वोट नहीं देती? क्योंकि ये तो अगर मैं यादव जी के हिसाब से चलूं तो उनका जो काम वो गिना रहे हैं उसके बाद तो कुछ बाकी नहीं रहा था वाराणसी में करने के लिए। वो सैफा ही भूल गया ना। नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो हर डिबेट में सबसे पहले काम ही गिनाता हूं और काम ही गिनाने के लिए लिस्ट लेकर बैठा हुआ हूं। लेकिन विषय यह है कि चुनाव खत्म हो गया और बात यह हो रही है कि 1.5 लाख वोट से भी अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जीते तो जो है बहुत कम मार्जिन है। और आपका कहना है, आपने जो सवाल पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ डिलीवर करने के बाद भी जो है जीत की गारंटी नहीं है, मार्जिन हो सकते हैं। मैं मानता हूं जनता है, जनता अपने तरीके से निर्णय लेती है। 5,81,000 वोट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2014 में थे, 6,74,000 2019 में थे और 6,12,000 जो है इस बार अप्रोक्सीमेटली करीब 50,000 का गैप रहा। और इस देश में हार जीत की अगर मैं बात करूं तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है 77 में जो है हार गई थी 64,000 वोटों से, और जब जीती तो उसके बाद फिर 1,10,000 वोटों से जीती। तो जब 1,10,000 वोटों से जब वो जीती, जिसको आप दिन रात आयरन लेडी आयरन लेडी आयरन लेडी कहते हैं, वो 1/3 प्रधानमंत्री थी क्या? या फिर उनकी एक्सेप्टेंस खत्म हो गई थी क्या? या फिर इस देश में और भी बहुत सारे नेता हैं जो इसी मार्जिन से जीते हैं? 1 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख से जीते हैं। और सच्चाई ये है कि दोनों के मिलने के बाद भी आपका कैंडिडेट हरा नहीं पाया। दोनों के मिलने के बाद भी आप उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अगर बात करें 37-38 दल मिलाकर भी आप 240 पार नहीं कर पाए। तो विषय साफ है, जब देश का पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर, यानी कि एक क्लास में अगर 35 बच्चे हैं तो 34 के सारे नंबर मिला लिए जाए, जितने भी आए उनका टोटल करके 35वें बच्चे के अगर बराबर नहीं पड़ रहा तो अपनी हालत पहचानिए। बैसाखी पर खड़े हुए वो सारे मिल गए, बावजूद उसके एक अकेले आदमी से नहीं लड़ पाए, एक पार्टी से नहीं लड़ पाए, उनके बराबर नहीं आ पाए। ये वाला हाल है क्या विवेक बंसल जी? विषय साफ है, चाहे वो और ये रियलाइज करने में देरी हो रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? ये सच्चाई है, डेटा है ये। आइए इसका जवाब ले लेता हूं। विवेक बंसल, आपसे सवाल है मेरा कि स्थिति ये है, लेकिन असल में क्या कांग्रेस और उनके सहयोगी इस बात को रियलाइज करने में, आत्मसात करने में देर कर रहे हैं क्या? एक बार से गौतम जी जरा इसको दोहराइए, अपने प्रश्न को मेरे समझ नहीं पाया क्या था मेरे पर आवाज। शिवम कह रहे हैं कि जितने सबके मिला के हैं, इधर पूरे गठबंधन के मिला के हैं, उससे ज्यादा हमारी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के। उसके बावजूद ये एनालिसिस जो है ये समझ में नहीं आता। इंदिरा गांधी का हवाला भी दिया उन्होंने कि वो 77 में हारी थी और उसके बावजूद वो आयरन लेडी थी। आप तो 400 पार की बात कर रहे थे त्यागी जी, और आप तो 400 पार की बात कर रहे थे, कहाँ रह गए? 240 तक सिमट गए। आप बात कहाँ? अरे हम ब्राइट स्टूडेंट हैं भाई, हम क्लास के डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं, हमारे गोल्स बड़े होते हैं, हमारे गोल्स बड़े हैं, हमें जीतना था, हमें 400 लानी थी। राजनीतिक दल अगर हम जीते भी कम विवेक बंसल, एक बात मैं जरा ये तूतू मेमो को रोकता हूं प्लीज। विवेक बंसल, आप इधर ऑफ लेट गए हैं क्या वाराणसी? नहीं है, इसका विश्लेषण कीजिए। विवेक सर, आप गए हैं क्या वाराणसी? गए हैं क्या इधर? संदर्भ में भी बात कहना चाहूंगा, और कि किस तरीके से आज प्रदूषण मुक्त, कहा आपने एक लक्ष्य लिया था जब आप 2014 में आए थे। विवेक सर को मेरी आवाज नहीं जा रही है? विवेक बंसल सर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो ऑफ लेट, आप गए हैं क्या वाराणसी? इस तरीके से आपने आज जो चारों, धर्मेंद्र यादव जी के पास जाने दीजिए मुझे और इंश्योर कीजिए कि मेरी आवाज जा रही हो विवेक बंसल जी को। धर्मेंद्र यादव जी, आप गए हैं क्या इधर वाराणसी? आप आ रहे हैं आज दिनेश जी का तो जो एक व्यक्तित्व, विवेक बंसल जी को प्लीज उनकी आवाज डाउन करके उनको बोलिए कि आवाज उनको नहीं जा रही है शायद मेरी। हाँ धर्मेंद्र जी, मैं वाराणसी गया हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, अपने काम बता रहा हूँ। नहीं, आपने अपने काम तो गिना दिए सर, मेरे को 2 बातों का जवाब नहीं दिया। अगर आप काम गिना रहे हैं तो आपको क्यों नहीं लाया गया पावर में? अब सुनिए तो, अब भारतीय जनता पार्टी अगर 240 सीट को 543 मान ले, अब सुनिए शालिनी यादव को बीच में बोलने से फायदा नहीं होता। 1,70,000 मात्र आपकी पीड़ा और दर्द हमें पता है। 1,70,000 वोट मिले थे काम गिनाने के बाद भाई।
सच्चाई सुनिए, सच्चाई से भागिए मत। ये लाला लैंड में एक अलग नहीं विवेक बंसल, मैं तो सीधी बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने सारे काम कर दिए थे तो वाराणसी मैं गया हूं और वहां के लोगों से मेरी बातें भी हुई हैं, वो कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है वाराणसी में, और नरेंद्र मोदी ने इस जगह का कायाकल्प कर दिया है। क्या वो सारे लोग जो ये नजरिया वहां रखते हैं और अपना सांसद और प्रधानमंत्री वहां से चुनकर भेजते हैं एक तरीके से, क्या वो सारे लोग आपके किए हुए कामों के लिए नाशुक्रे हैं? क्या वो आपके लिए कृतज्ञ हैं? दिनेश जी, मैं शिवम जी से ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपने बनारस में जो काम किया है, इस शो में आपने बनारस के विकास की बात करी है, तो आप विकास की बात बताइए, लेकिन उसमें बात नहीं करेंगे। अभी जो लालपुर की आप बात कर रहे थे, लालपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का अगर वो लिस्ट गिनाने लगे ना, अभी धर्मेंद्र यादव जी वो लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनको ये मौका नहीं दे रहा हूं कि लिस्ट पढ़ें, क्योंकि लिस्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है कल सुबह तक हमको यही शो करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जरा जो रुझान आ रहे हैं, जो सवाल मैंने पूछे थे, उसके रुझानों में क्या दिखाई दे रहा है वो आपको बता दूं। क्या कह रही है जनता, जरा देख लीजिए। बीते 10 साल में वाराणसी में कितना विकास कार्य हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? मोदी ने वाराणसी का कायाकल्प कर दिया, 95.5% लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, तो जो मैंने वहां लोगों से बातचीत में देखा वही यहां पर ये देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये रुझान क्या कहते हैं? विकास हुआ लेकिन स्पीड स्लो है 3.5%। वाराणसी का विकास कार्य सिर्फ दिखावटी है, सिर्फ 1%। सबसे ज्यादा 95.5 स्टैगरिंग। क्या कह रहे हैं? कायाकल्प हुआ है, जमीन आसमान वाला अंतर है। अगला सवाल, 2027 के चुनाव में मोदी योगी बाजी पलट देंगे क्या? बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, 76% लोग कह रहे हैं। राह मुश्किल है लेकिन जीत मिलेगी, 22। ये भी एक साइजेबल चंक है। यूपी में इंडी की सरकार बनेगी क्या? 1.7। थर्ड क्वेश्चन भी लेकर आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा इधर चल दूं। मैं आपको बार बार इस चीज के लिए इनवाइट किया जा रहा है कि आप अपने विकास कार्यों को गिनाएं वहां पर। ये शिवम, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं और ईमानदार विश्लेषण चाहता हूं कि क्या जैसा कहा जाता है कई बार कि राजनीति कई बार बहुत बेरहम होती है। आप अगर डामर की रोड बना देंगे तो लोग चाहेंगे सीमेंट की बना दें तो लोग चाहेंगे कि शायद अब ये सोने चांदी की होनी चाहिए, और उससे आगे अगर आप कर दें तो हो सकता है प्लेटिनम की चाहा जाए। क्या इस तरह का कुछ मामला है वाराणसी की अगर हम बात करते हैं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? देखिए, बाबा की नगरी है काशी, विश्वनाथ की नगरी है काशी, और वहां का जो सेवक है वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और रही बात सोने की सड़कें बनाने की, तो हाँ, वहां की जनता की सुगमता और बेहतर जिंदगी के लिए अगर वो बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी बना देंगे। हम कोई समाजवादी मेरा सवाल दूसरा है कि बेस्ट ऑफ द डिलीवरी के बावजूद क्या जनता आपको आपकी उम्मीदों से कम आंक सकती है? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूं कि हमें पिछली बार के मुकाबले जो वोट कम पड़े हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 पड़े हैं। उसके लिए भी हम अपनी चीजों को इवैल्यूएट करके बेहतर करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो इकट्ठे होकर भी नहीं जीत पाए हैं। ये उनके लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और प्लीज स्पेयर मी 40 सेकेंड्स अपना काम बताने के लिए। मैं बता इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन सुन लीजिएगा, ये बार बार जो लगातार हमने काम किया, आपके काम को थोड़ा सा पंचर कर देते हैं। सुन लीजिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बनस डेयरी संकल्प प्रोजेक्ट हमने लगाया जिसके अंतर्गत जो है मिल्क प्रोसेसिंग और घी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने नमामि गंगे प्रोजेक्ट किया जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली जो है 22,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से 2023 से 2026 के बीच में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को हमने खड़ा करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 48 से ज्यादा सीवेजेस को ठीक करके हमने उसको आगे लिया। रिवर का जो सरफेस एरिया है उसको करने के लिए अब इसके आगे आ जा रहा हूं। अभी रुक नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मेरे पास है ये, क्योंकि पूरे चुनाव में इसी को तो सुना है जनता को। वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में हमने काम किया है जिसमें फेज 1 में हमने 206 करोड़ रुपए में टर्मिनल बनाया है जिसको डिलीवर कर चुके हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसका इनॉग्रेशन कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम में हमने 29 से ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाकर जो है 339 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट चलाया और उसको बेहतर किया। रोड कनेक्टिविटी में आ जाइए अब आप, 77 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बनाया चारों तरफ जिसकी कॉस्ट 1,890 करोड़ रुपए है और वो डिलीवर कर चुके हैं। अब छोड़ दीजिए, इसके अलावा वाराणसी गोपीगंज भड़ोई हमने रोड बनाया, उसके अलावा चकिया क्रॉसिंग पर हमने काम किया, उसके अलावा पांडे रिंग रोड मंदिर पर हमने काम किया। वाटर स्कीम पर वाराणसी में सुन लीजिए, अभी टैप वाटर की अगर हम खासतौर पर बात करें तो वो 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने उसमें किए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रूरल ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स में हमने अप्रोक्सीमेटली 28,95,000 नल से जल की स्कीमें वहां पर लगाई। अगर सिटी की हम बात करें तो वहां पर 1,22,000। शिवम, इसी से मैं बचना चाहता था। धर्मेंद्र जी, बहुत जल्दी से काउंटर, बहुत जल्दी से क्या कह रहे हैं आप? देखिए
मैं भी बचना चाहता था, मैं भी बचना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा और शिवम प्लीज शिवम जी। बनारस मेट्रो का डीपीआर बना के हमने 2017 में दे दिया था, लेकिन अब 2024 हो गया है, एक पिलर नहीं खड़ा कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो पहले ये बताइए कि मेट्रो पे कब काम होगा? करुणा नदी पे 2 पुल बने, दोनों पुल समाजवादी पार्टी सरकार। सुजाता, मैं राजनीतिक विश्लेषक आपके विश्लेषण में आना चाहता हूं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना वो इसलिए भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता रहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पॉजिटिवली कंटेजियस है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस बार जो हमने पूर्वांचल में देखा है, क्या उस हिसाब से अब राय बदलनी चाहिए? देखिए, मुझे अभी भी यही बात मैं कहूंगी कि जो भी नतीजे आए हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है और उसी को मैंडेट मिला है लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का भी और देश का भी। दूसरी जो बात हो रही थी विकास की, नहीं, एक सेकंड रोक रहा हूं मैं आपको। क्या आप ये कह रही हैं कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी को सरवाइव करते हुए, क्योंकि बेस्ट ऑफ द डिलीवरी के बावजूद बिल्कुल कई बार ऊब होती है, कई बार बहुत अच्छी चीज भी बहुत दिनों तक बहुत अच्छी नहीं लगती, क्या इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी को सरवाइव करते हुए ये भी जो है इसको करिश्मे के तौर पर देखना चाहिए, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि आप देखिए आपके पास कोई और दूसरी सरकार के ऐसे उदाहरण नहीं है जो चुन के लोकतांत्रिक तरीके से चुन के, कहीं जवाहरलाल नेहरू की तरह नहीं कि उनको मनोनीत कर दिया गया था, खुद से नॉमिनेट हो गए थे, तो वो नहीं, यहाँ पे चुन के सरकार तीसरी बार आई है। इन सारी चीजों के बाद ये सारा विपक्ष एक साथ होकर उसने एक प्रोपेगेंडा चलाया, संविधान की बात की। तो धर्मेंद्र जी, ये मतलब कुल मिलाकर यहाँ से आगे एक सिलसिला नहीं सोचना चाहिए। जो विश्लेषण कह रहा है वो ये कह रहा है कि 10 फार आगे आपको अपनी स्ट्रैटेजीज नई बनानी पड़ेंगी बहुत जल्दी। दिनेश जी, पूरे भारत के मीडिया जगत का विश्लेषण ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार सीटें जीत रही है, 350 नीचे कोई आ ही नहीं रहा था, कुछ लोग तो 400 प्लस भी दे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी। बिल्कुल 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी, 240 सीटें बैसाखी। अरे सर, अगर आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी ने एक चीज और कही थी कि मैंने विपक्ष के सामने 400 की बात कही, वो 400 में उलझ गए, उनको ये नहीं मालूम कि 272 इस देश के लिए क्या फिगर है वो भूल गए। बहरहाल, ये एक तीसरा सवाल जो हमने पूछा था उसका रुझान क्या कहता है वो भी देख लीजिए। अयोध्या में बीजेपी की हार से विकास के काशी मॉडल की चमक जो है क्या वो फीकी पड़ी है? 17.2% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ इसका असर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और इतनी जल्दी ये धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। 78.4% स्टैगरिंग ये कहता है, कह नहीं सकते कहने वाले लोग 4.2% है, यहाँ 4.2 भी एक बड़ा परसेंटेज है। जो अभी कंफ्यूज हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, तो थोड़ी देर बाद, इंतजार के बाद शायद वो अपनी राय प्रकट करेंगे। और ये कुल मिलाकर इन तीनों सवालों का रुझान अगर आप स्पष्ट रूप से देखें तो ये बताता है कि असल में अभी किसी नतीजे पर पहुंच जाना जल्दबाजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का कायाकल्प किया और वहां के लोग इस बात को स्वीकारते और मानते भी हैं। अब जरा मैं ये भी बता दूं कि जिन लोगों ने जवाब दिए वो उन लोगों में से वो लोग जो विजेता हैं, वो लकी विनर्स कौन से हैं देश के मूड मीटर के संदर्भ में। अनुराधा त्यागी उत्तर प्रदेश से, बहुत मुबारक हो आपको आपका इनाम। अविनाश जैन हमारे साथ जुड़े मध्य प्रदेश से, उनको लकी होने के लिए बहुत सारी बधाई। आनंद प्रताप शर्मा दिल्ली से हमारे साथ, वो भी विनर। और माधव राजस्थान। तो ये हमारे वो दर्शक हैं जिन्होंने QR कोड स्कैन किया, जवाब दिया और उसमें लकी ड्रॉ में अपने लिए इनाम जीता। बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको। मेरे साथ जुड़े आज जो मेहमान हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उस पर खबरें जारी हैं, फौरन हाजिर होते हैं।